हमने पढ़ा था टाइम पीरियड के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, सिंपल पेंडुलम के। अब इसमें जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल ए से या कैपिटल ए से। ठीक है, दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैंने आपको बताया था बॉब सिंपल पेंडुलम क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, उसमें एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है और इसके यहाँ पे बॉब लगा हुआ है ना। आपने उसे एक तरफ से क्या किया, एक तरफ तक ले गए, ठीक है, एक साइड पे ले गए, डिस्प्लेस किया। अब वो इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर जाएगा, उसे तो हमने एक ऑसिलेशन बोला, है ना। इधर से इधर गया, वापस आया, यहाँ से यहाँ गया, वापस आया, है ना। ये तो हमारा ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करी है बॉब ने अपनी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन में ऑन ईदर साइड, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, ईदर साइड, ठीक है। तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही आप क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड। और ये क्योंकि एक डिस्टेंस है इसीलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है? मीटर। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है बॉब का। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। तो एम्पलीट्यूड की भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। क्लियर? अब ये तो हो गए थे इंपॉर्टेंट टर्म्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और ऑसिलेशन, जो आपने पढ़े सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। अब आते हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है कि आप दो फैक्टर्स बताइए जिसमें सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर क्या है आपका? इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम की लेंथ कितनी है? ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। आप डिफाइन कैसे करोगे इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम को? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इधर से ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये हो गया आपका सपोर्ट, है ना, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और मीन पोजीशन कहाँ पे हो गई? ये हो गई आपका पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, जो कि मीन पोजीशन होती है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉब का। ठीक है, तो इधर से इधर का जो डिस्टेंस है, मतलब इस स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है, इसे आप इफेक्टिव लेंथ बोलते हो पेंडुलम की। बिल्कुल इजीली क्लियर है। अगर आप सिंपल पेंडुलम को इस सिंपल से डायग्राम से समझते हो ना, तो आपको ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज योर इफेक्टिव लेंथ। इसे आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हो और इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, क्योंकि ये भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, लेंथ है। ठीक है, अब ये इस पर डिपेंड कैसे करता है? तो इसके लिए एक रिलेशन है विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशन है कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इफेक्टिव लेंथ L। ठीक है, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, जो आपकी बुक में डेफिनेशन दी होगी ना, इट विल बी अ कंप्लीट लाइन, और आपको एग्जाम में भी कंप्लीट लाइन लिखनी है, लेकिन अगर आप इसे इससे याद करोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, सो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये किसका साइन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस लेंथ, ओके, ऑफ पेंडुलम। तो इसे आप या तो ऐसे लिख सकते हो, या अगर आप स्क्वायर रूट हटाना चाहते हो तो टी स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब आपने बस स्क्वायर रूट हटा दिया और वहाँ पे क्या कर दिया? स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है आपका फिजिक्स में, कि अगर आपका इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, और अगर आपकी इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज होगी तो आपका टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा। ठीक है, और स्क्वायर में डिक्रीज होगा। ठीक है, इसे कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हो? आपने एक सिंपल ग्राफ बनाया, आप इसकी एक्स एक्सिस में पॉइंट आउट करोगे L, और आप इसकी वाई एक्सिस को कैसे एक्सप्रेस करोगे? एज टी स्क्वायर। सॉरी, मैंने यहाँ पे T2 लिख दिया है, इट इज टी स्क्वायर। ठीक है, तो इट इज गोइंग एज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे आप लेंथ इंक्रीज करोगे वैसे ही आपका टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड में इंक्रीज होगा। तो सेकेंड फैक्टर जिसपे ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है दैट इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? स्मॉल g। अब कैसे डिपेंडेंट है? वो क्या था? इफेक्टिव लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर रूट के,
ये उससे उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी कोई आप चीज़ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बना के और 1 करके लिखते हो तो इसका मतलब क्या है फिजिक्स में कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ग्रेविटी डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज, उल्टा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अपोजिट, ठीक है, उल्टा होगा। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपको दो चीजें थी कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट g, ठीक है। तो हमने इसे मिला के क्या बना दिया, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ g, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अगर आप इसे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हो तो ये हो गया आपका, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है ना, कोई भी फॉर्मूला बिल्डअप करने के लिए। तो जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लगाओगे जिसे आप बोलते हो 2π, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के जब इक्वल्स टू लगाओगे तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, कहा जाता है t इज इक्वल्स टू 2π रूट l अपॉन g। क्लियर, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, और इससे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं। अब यहीं पे आपके केसेस आ जाते हैं, दो केसेस आ जाते हैं, ठीक है। नोट करके इसे नोट डाउन कर लेना। केस फर्स्ट है आपका कि आपने दो पेंडुलम लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे फिगर्स बनाए हुए हैं और इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है। एक की लेंथ आपने यहाँ से यहाँ तक ले ली, इसकी लेंथ डिफरेंट है, और एक की लेंथ आपने यहाँ से यहाँ ले ली, लेंथ डिफरेंट है, ठीक है, और दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है, ठीक है। तो इधर से आपका t1 की वैल्यू आ गई 2π L1 अपॉन g स्क्वायर रूट, और यहाँ पे t2 की वैल्यू आ गई 2π स्क्वायर रूट ऑफ L2 अपॉन g। दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो 2π से 2π तो कैंसिल, रूट g से रूट g भी कैंसिल, बचा क्या, रूट L1 अपॉन L। तो अगर आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम, जैसे अगर आपको दे रखा है कि L1 की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है, और 9 दे रखी है, और L2 की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, तो आप टाइम पीरियड का रेशियो कैसे निकालोगे, आप सिंपली इसको स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपका t1 रेशियो t2 क्या आ जाएगा, 3:4। इज इट क्लियर। और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। दिस विल बी यूजफुल इन योर न्यूमेरिकल्स, और ऐसे ही रेशियोज पूछे जाते हैं, तो कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट।